बच्चों, आज स्पृता पहचान क्लासेस में मैं हाजिर हूँ एक नए पाठ के साथ। गोधुली भाग 1 क्लास 9 जो बिहार बोर्ड के बच्चों की मेन हिंदी होती है। काव्य खंड में आज हम देखेंगे पाठ 9 रुको बच्चों, जो राजेश जोशी जी की एक प्रमुख कविता है। तो हम इसमें देखेंगे किसके प्रति बच्चों को रुकने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, कविता परिचय, उसके बाद अंत में प्रश्न अभ्यास को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजेश जोशी जी के परिचय से। राजेश जोशी समकालीन हिंदी नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर। जन्म 18 जुलाई 1946 नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। पिता श्री ईश्वर नारायण जोशी, माता श्रीमती कमला जोशी। पेशे से ये कवि, लेखक, निबंधकार, हिंदी पटकथा लेखन और अनुवादक आदि थे। यानी हिंदी विधाओं के हर रूप में इन्होंने रचनाएं की और ये फिल्मों में पटकथा लेखन का भी काम करते थे। तो इनकी प्रसिद्धि इनसे भी बहुत ज़्यादा हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं समर गाथा, जो एक लंबी कविता है, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक प्रमुख रूप से बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इसके अलावे एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, पतलून पहना आदमी, माइकोबस्ती की कविताओं का अनुवाद और धरती का कल्पतरु भरथरी की कविताओं का अनुवाद भी इन्होंने किया है। इनकी जो रचनाएं होती है समकालीन समस्याओं पर आधारित होती है, और जो समकालीन समस्याएं ये जो रचनाएं करते हैं सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए नहीं करते हैं, अपनी रचनाओं की विशेषता बतलाने के लिए नहीं करते हैं। उनकी रचनाओं में ऐसे विषय वस्तु का समावेश होता है जिसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, जो हमारे समाज की, देश की प्रमुख समस्या है, जिसका निदान अगर नहीं किया जाए तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, संकट में पड़ जाएंगे। तो ऐसी कविताओं, रचनाओं का इनके क्या कहते हैं साहित्य में वर्णन हमें प्राप्त होता है, इनकी रचनाओं से प्राप्त होता है। इन्हें साहित्य में विशेष योगदान के लिए बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 जो दो पंक्तियों के बीच उनका काव्य संग्रह है के लिए प्राप्त हुआ था। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ है। तो यह शॉर्टकट में इनका परिचय था, पूरा परिचय था। अब चलिए कविता परिचय की तरफ हम कविता के माध्यम से देखें कि राजेश जोशी जी रुको बच्चों कहकर क्या संबोधित कर रहे हैं और किसके तरफ हमें संदेश दे रहे हैं। तो चलिए आइए अब कविता के बारे में हम जानें कि प्रस्तुत कविता हमें क्या सिखा रही है। प्रस्तुत कविता हमारी शासन व्यवस्था यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों पर करारा चोट करती है। यानी यह जो कविता राजेश जोशी ने लिखी है एक व्यंग्यात्मक रूप में लिखी है कि जो हमारे शासन की सबसे बड़ी कार्यप्रणाली है, सबसे बड़ी व्यवस्था है, अगर उसका यह हाल होगा तो देश उन्नति कैसे करेगा, देश से अराजकता और भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। यहाँ का शासक वर्ग जल्दी में है, लेकिन उसकी जल्दी दायित्व निर्वाह के लिए नहीं है, वह तो सब कुछ रौंद कर आगे निकलने की जल्दी में है। तो फिर ऐसा क्यों, जिसके कंधे पर सबसे प्रमुख कार्य सौंपा गया है, अगर उसकी ऐसी हालत रहेगी तो देश गर्त में ही चला जाएगा। नहीं, ऐसे में कभी बच्चे को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि बच्चा जो हमारा भविष्य है, आने वाला भविष्य कौन है, हमारा बच्चा है, वह कहीं इसकी अंधी रफ्तार में दब कुचल ना जाए। यानी कि जो आने वाला भविष्य है अगर उसको सुरक्षित रखना है तो यह जो व्यवस्था हमारे सामने दिखाई पड़ रही है उससे सचेत होना है और उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। और जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को जो प्रदान किया गया है, जो
दायित्व प्रदान किया गया है, अगर उसका सही से निर्वाह नहीं होगा तो फिर देश की स्थिति अलग रूप में होगी और लोग संविधान को नहीं मानेंगे। जिस संविधान को हम अपना ग्रंथ कहते हैं, जिस पे चलना मतलब कि न्याय है और जिस पे नहीं चलना न्याय की अवहेलना है, अपराधी है, तो फिर ये अपराध क्यों हो रहे हैं? नहीं, तो यह प्रतीकार्थ यह कि बच्चे रुककर, संभलकर, सोच विचार कर आगे बढ़े और शासन तथा व्यवस्था की अंधी दौड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि आप आने वाले भविष्य हो। तो यह जो रूप आपको दिखाई पड़ रहा है, जो समाज में अभी हो रहा है, उसको आपको बदलना है। तो चलिए कविता की पंक्ति के माध्यम से और हम देख ले इसका रूप। रुको बच्चों, रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको, तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ियों को गुजर जाने दो। यहाँ पर बच्चे को सचेत करके, बच्चे यानी आने वाले जो भविष्य हैं, उनको सचेत करके यहाँ पर प्रतीक स्वरूप यह बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ियों को गुजर जाने दो। यहाँ पर व्यंग्य स्वरूप यह बात कही जा रही है कि तेज रफ्तार से कौन सी गाड़ी गुजर रही है? वो जो सर से जाती सफ़ेद कार में गया, उस अफसर को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पर शासन व्यवस्था में जो विभाग बने हुए हैं, जो अपना काम देश की उन्नति के लिए, समाज की भलाई के लिए करने के लिए दायित्व उनको सौंपा गया है, लेकिन वह उल्टी दिशा में यह काम कर रहे हैं। नहीं, उसी के बारे में ये कटाक्ष कहा गया है कि वह जो सर से सफ़ेद कार में गया, उस अफसर को कहीं पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है। वो 12 या कभी तो इसके बाद भी पहुंचता है अपने विभाग में। यहाँ डायरेक्ट विभाग में काम करने वाले अधिकारियों पे, यानी कार्यपालिका जो कार्य करते हैं देश के जितने भी विभाग हैं, उसकी तरफ उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि वह तो 12 बजे या कभी उसके बाद भी पहुंचता है, जो कि उसका सही समय नहीं है। अगर वही लेट से पहुंचेगा तो जो कार्य है वह कब पूरा होगा? नहीं, दिन, महीने और कभी तो बरसों लग जाते हैं उसकी टेबल पे रखी जरूरी फाइल को खिसकने में। यानी यहाँ पर डायरेक्ट वह कह रहे हैं कि उसे अपने काम करने में, जो काम जनता की भलाई के लिए वो करने बैठे हैं, काम करने बैठे हैं, सहायता के लिए बैठे हैं, वह काम टालते रहते हैं और कभी कभी तो दिन, महीने और बरसों लगा देते हैं। यानी काम के प्रति उनका ध्यान नहीं है, वह अपने टेबल का सिर्फ क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं, नहीं, गलत उपयोग कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं और सिर्फ उन्हें अपने पद की चिंता है, काम की चिंता नहीं है। तो यह हमारे देश के लिए हितकर नहीं है। उसी की तरफ राजेश जोशी जी इशारा कर रहे हैं। रुको बच्चों, और किसके लिए रुकने कह रहे हैं? उस न्यायाधीश की कार को निकल जाने दो। यहाँ न्यायपालिका पर भी सीधे व्यंग्य किया गया है। कौन पूछ सकता है उससे कि तुम जो चलते हो इतनी तेज कार में? नहीं, यानी वह तो खुद न्यायाधीश है, खुद न्याय करता है, वह जनता को डरा के रखता है। नहीं, इसीलिए कहे हैं कि कौन पूछ सकता है कि तुम चलते हो इतनी तेज कार में, कितने मुकदमे लंबित हैं तुम्हारी अदालत में, कितने साल। यानी उनकी भी स्थिति ऐसी है, न्यायपालिका में जो लोग लगे हुए हैं, जो चेन सिस्टम बना हुआ है न्यायपालिका का, चाहे वो वकील हो, जज हो, उनके जो मुकदमे हैं कितने कितने साल तक उसकी अदालत में लटके रहते हैं और जनता को सही समय पर सही फैसला प्राप्त नहीं होता, उसकी उम्र निकल जाती है और वह कसमकस में और उस परेशानी में घूमते रहता है, झेलते रहता है। कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है। हम सिद्धांत तो बड़े बड़े देते हैं, नहीं, वही न्यायपालिका हमें क्या सिखाती है कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। न्याय में देरी का मतलब है न्याय की अवहेलना, लेकिन लगातार वो अवहेलना हम करते रहते हैं। नहीं, लेकिन नारा लगाने या सेमिनारों में बोलने के लिए होते हैं ऐसे वाक्य। यहाँ पर क्या कहते हैं राजेश जोशी जी, दुख से मतलब एकदम दुखी होकर यह बात कर रहे हैं कि यह सब बात कहाँ सौंपती है? नारों में, सेमिनारों में, ताकि मेरा नाम हो। काम से उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नाम कमाने के लिए ये नारे बोले जाते हैं। ये सब बोलने के वाक्य हो गए हैं, वो ज़मीनी तौर पर ऐसा काम नहीं दिखता है। यहाँ पर सालों साल तक
जो काम है लटका रहता है। कई बार तो पेशी दर पेशी, चक्कर पर चक्कर काटते ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है आदमी। और कई बार ऐसे मामले होते हैं, आम जनता इतनी परेशान होती है कि डेट पे डेट पड़े जाते हैं, यानी पेशी पर पेशी पड़ी जाती है, जिसको डेट कहते हैं। अगला डेट, अगला डेट, अगला डेट पड़ते चली जाती है और अंततः वो आदमी ऊपर की अदालत यानी स्वर्ग को, मृत्यु लोक को पहुंच जाता है और फिर भी उसे फैसला नहीं मिलता और नहीं हो पाता है इनकी अदालत का फैसला। और हमारी न्याय व्यवस्था भी ऐसी हो गई है, न्यायपालिका की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि लोग ऊपर तक पहुंच जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनका फैसला, जो लटका हुआ फैसला है उनका अदालत में, वह फैसला नहीं हो पाता है। आगे की पंक्तियाँ, रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुको। नहीं, यहाँ पर जो विधायक, जो कानून बनाने वाले हैं, उसके बारे में कटाक्ष किया जा रहा है। उस पुलिस अफसर की बात तो बिल्कुल मत करो। यहाँ पर पुलिस अफसर जो कानून को बचाने वाले होते हैं, वह खुद कानून तोड़ते हुए नजर आते हैं, इसीलिए उन पर यह व्यंग्य क्या करते हुए कवि लिख रहे हैं, उस पुलिस अफसर की बात तो बिल्कुल मत करो। वो पैदल चले या कार में, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपना दबदबा दिखाना है। तेज चाल से चलना उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। यहाँ पर व्यंग्य स्वरूप कहा जा रहा है कि चुस्ती फुर्ती होनी चाहिए, यानी पुलिस में चुस्ती फुर्ती होनी चाहिए, तेज चाल होना चाहिए, ताकि वह अपराधी को पकड़ सके। उसको ट्रेनिंग दी जाती है अपराधी को पकड़ने के लिए, लेकिन वह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है। नहीं, तेज चलते हुए दिखाता है, अपना रौब दिखाता है आम जनता पे, मतलब कि कानून को सही रूप से निर्वाह करने के बदले वह जनता पे क्या करता है, रौब दिखाता है। नहीं, तो प्रशिक्षण का हिस्सा है यह। और बात है कि जहाँ घटना घटती है वहाँ पहुँचता है वह सबसे बाद में। यहाँ पर सीधे उन पे कटाक्ष कर रहे हैं कवि कि यह बात और है कि जहाँ घटना घटती है वह उसमें बाद में पहुंचता है, यानी घटना घट जाती है, सारा कुछ अंजाम हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, सब कुछ लूटपाट हो जाती है और वह पहुंचता है कब, बाद में। तो क्या यही विधायिका है, यही कानून है जो हमारे सरकार ने शासन व्यवस्था के रूप में हमें दिया है? कहाँ हमारी सुरक्षा हो रही है? जब हम लूट ही जाते हैं, दुर्घटना हो ही जाती है, बाद में पुलिस पहुंचेगी सुरक्षा के लिए, तो ऐसी पुलिस की क्या आवश्यकता? नहीं तो फिर ये क्यों है हमारे लिए? यहाँ पर इस बात की तरफ संकेत कर रहे हैं कवि। आगे की पंक्तियाँ, रुको बच्चों रुको, फिर आगे सचेत कर रहे हैं वह। अब किसके लिए रुकने कहते हैं? सायरन बजाती इस गाड़ी के पीछे पीछे, यानी यहाँ पर सायरन बजाती एक गाड़ी के पीछे पीछे बहुत तेज गति से आ रही होगी किसी मंत्री की कार, यानी सायरन बजाती गाड़ी, यहाँ पर ये पुलिस की गाड़ी है। यहाँ हमारे संविधान में 3 गाड़ियों को सायरन बजाने की सुविधा मिली है। नहीं, पुलिस को, फायर ब्रिगेड को और क्या कहते हैं, 3 गाड़ियों को सुविधा मिली हुई है। हम जानते हैं इसके बारे में, फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस को, यानी तीनों जब विशेष परिस्थिति में हो तो उन्हें सायरन बजाकर आगे निकालने के लिए यह सुविधा दी गई है। ठीक है, तो सायरन बजाती गाड़ी के पीछे, यानी उस आगे उसकी पुलिस की गाड़ी है, पीछे पीछे किसकी गाड़ी आती है? मंत्री की कार, उसकी सुरक्षा के लिए। नहीं, उसे सुरक्षा के लिए वह पुलिस को रखते हैं। तो नहीं, उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ पर भी यह व्यंग्य स्वरूप हमें इंगित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि उस मंत्री को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए वह ऐसा काम करते हैं। आगे पुलिस की गाड़ी रहती है और उसकी कार तेज़ी से आती है अपने दबदबे को दिखाने के लिए, काम करने के लिए नहीं। उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, उसे तो अपनी तोंद के साथ कुर्सी से उठने में लग जाते हैं कई मिनट, यानी सिर्फ वह अपनी तोंद यानी पेट भरने का काम करता है। वह मंत्री बन गया, वह देश की रखवाली करने के लिए नहीं, देश की शासन व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए नहीं, वह सिर्फ अपनी पेट भरने के लिए, और इतना भरता है कि अपनी तोंद के साथ उसे कुर्सी से उठने में लग जाते हैं कई मिनट, यानी सब खा के वह डकार जाता है। जितने भी सुविधाएं उसको प्राप्त है जनता के भलाई के लिए, वह सिर्फ अपनी भलाई करता हुआ नजर आता है।
उसकी गाड़ी तो एक भय में भागी जाती है इतनी तेज, सुरक्षा को एक रंधी अवतार की दरकार है। उसकी गाड़ी डर से भागी जाती है, कोई उसे सवाल ना कर ले कि इसका पैसा कहाँ गया, इस परियोजना का पैसा कहाँ गया, सरकार ने इसके लिए जो नल योजना के लिए दिया था उसका क्या हुआ, या जो और सुविधाएं जनता के लिए दी जाती है उसका पैसा कहाँ गया। इसीलिए तेज रफ्तार से वह सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दरकार है। यानी यहाँ पर व्यंग करते हुए कवि यह संकेत कर रहे हैं कि सुरक्षा का घेरा बनाकर वह अंधी रफ्तार में दौड़ रहा है। उसे ऐसा लगता है कि सुरक्षा हमें क्या है, चारों तरफ से सुरक्षित रह रहा है, क्योंकि वह जो गलतियाँ करता है तो कोई उसको दबोच ना ले। रुको बच्चों, इन्हें गुजर जाने दो। अंत में कवि इस पंक्ति के माध्यम से डायरेक्ट बच्चों को कह रहे हैं कि इन्हें गुजर जाने दो, इन्हें जल्दी जाना है, क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। इन्हें जल्दी जाना है या अपने काम के लिए जाना है, इन्हें कहीं किसी जगह पहुंचने की जल्दी नहीं है, काम करने की जल्दी नहीं है। तो बहुत ही सुंदर कविता। और जो हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार या अराजकता का रूप फैला है उसके बारे में कवि डायरेक्ट इंगित कर रहे हैं। अब चलिए ये पूरी कविता आप ध्यान से पढ़िएगा, इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखिएगा। ये सीधी सादी कविता है, शुद्ध हिंदी में है, इसीलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने इशारा आपको कर ही दिया। अब चलिए हम प्रश्न अभ्यास की तरफ चले और अभ्यास की तरफ भी मैं आपको इशारा करती चलूँ। जल्दी जल्दी करती हूँ। अभ्यास कविता के साथ। पहला, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे व्यक्त कीजिए। तो कविता की पहली 2 पंक्ति क्या है, हम लोग पढ़ते हैं, रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको। यानी यह पढ़ने से हमारे मस्तिष्क में यह चित्र उभरता है कि अगल बगल कोई खतरा है, नहीं कुछ ना कुछ घटना हमारे साथ ना हो जाए, दुर्घटना ना हमारे साथ हो जाए। इसीलिए हमें संकेत दिया जा रहा है कि रुको, सड़क पार करने से पहले रुको, कहीं कोई घटना तो नहीं हमारे साथ हो जाएगी, कोई दुर्घटना होने वाली तो नहीं है यहाँ पर। इसीलिए हमें सचेत किया जा रहा है। इस तरह का चित्र हमारे मन मस्तिष्क में आता है। ठीक है। दूसरा, उस अफसर को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं, वह 12 या कभी तो इसके बाद भी पहुंचता है अपने विभाग में। कभी यह कहकर व्यवस्था की किन खामियों को बताना चाहता है। प्रस्तुत पंक्ति, इसका आंसर कैसे करना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक रुको बच्चों कविता से ली गई है, जिसके कवि राजेश जोशी जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमारी शासन व्यवस्था की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों पर करारा चोट करते हुए उसका जो अभी का जो वास्तविक रूप है उसको दर्शा के कटाक्ष करते हुए कर रहे हैं वो उन पे। इसी क्रम में क्या कहते हैं, विभागीय जो लोग होते हैं, कार्यपालिका कार्य करने के लिए, शासन व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए, चाहे जितने भी विभाग बने हैं उन विभाग के लोगों पर यह बात व्यंग्य स्वरूप कही जा रही है कि उस अफसर को कहीं भी पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। वह तो अपने ऑफिस में 12 बजे और या कभी कभी तो उसके बाद भी पहुंचता है, यानी अपने काम के प्रति उसे थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ विभाग के पद का वह दुरुपयोग करता है नहीं, और उस कार्य के प्रति जो जनता की भलाई के लिए बने हैं उस कार्य के प्रति उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है। वह सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी शान बढ़ाता है और अपनी सुविधाएं लेता है। ये इस पंक्ति के माध्यम से जो शासन व्यवस्था की खामियां हैं या कवि उजागर कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा, न्याय व्यवस्था पर कवि के द्वारा की गई टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। यहाँ पर आगे की पंक्तियों में विभाग के बाद कवि यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं न्यायाधीशों के बारे में कि न्याय व्यवस्था जो हमारे समाज की अभी हो गई है वह
बहुत ही खराब हो गई है, क्योंकि कितने सारे जो मुकदमे हैं जो अदालत में कितने साल तक चलते हैं। कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि किसी को फैसला नहीं मिलता, वह मौत तक पहुंच जाता है। पेशी दर पेशी उसकी होती रहती है, डेट पे डेट उसके पढ़ते रहते हैं उनके फैसलों का, और उसे फैसला नहीं मिलता। यानी क्या कहते हैं, मुकदमा होने के बाद ऐसा लगता है कि वह किसी जंजाल में फंस गया हो, नहीं किसी दलदल में फंस गया हो, निकलने का उसे कहीं रास्ता ही नज़र नहीं आता। हम बड़ी बड़ी बात कहते हैं सिर्फ सुनाने के लिए कि न्याय में न्याय की देरी नहीं होनी चाहिए, इससे न्याय की अवहेलना होती है। लेकिन हम जब ज़मीनी तौर पर इसे देखते हैं तो ऐसा न्याय करने वाले जो व्यवस्थापक हैं वही इस काम को कर रहे हैं, और सिर्फ ये दिखावे के लिए है, नारों के लिए, सुनाने के लिए बात है कि न्याय तुम्हें मिलेगा, न्याय तुम्हें मिलेगा। लेकिन सही रूप में हमें न्याय मिलने में इतनी देरी हो जाती है कि न्याय के प्रति हमारा विश्वास ही उठ जाता है या हमारी मौत हो जाती है। ठीक है। चौथा, तेज चाल से चलना उसके किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है और क्यों? यहाँ पर हमने कविता की पंक्तियों में देखा, तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है? पुलिस के प्रशिक्षण का हिस्सा है। क्योंकि पुलिस जो होती है अपराधियों किसे सुरक्षा के लिए होती है, जो गलत काम करते हैं। अगर वह चुस्ती फुर्ती उनकी नहीं रहेगी और वो तेज चाल से का उनका प्रशिक्षण अगर उनसे उन्हें प्राप्त नहीं होगा तो अपराधियों को पकड़ धकड़ में वह इस रूप का, मतलब कि अगर तेज चाल से नहीं चलेंगे तो वह अपराधियों को सही रूप से नहीं पकड़ पाएंगे। तेज चाल का मतलब है चुस्त दुरुस्त रहना, नहीं, इसीलिए तेज चाल से चलना उसके प्रशिक्षण का हिस्सा होता है, पुलिस के प्रशिक्षण का हिस्सा होता है। पांचवा, मंत्री के कार के आगे सायरन क्यों बजाया जाता है? तो मंत्रियों को जो हमारे शासन व्यवस्था के एक अंग होते हैं तो उसे यह सुविधा दी जाती है, पुलिस सुरक्षा की सुविधा दी जाती है उनको, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। नहीं, और क्या कहते हैं, सायरन आगे आगे जो सायरन बजाया जाता है वह पुलिस की गाड़ी होती है, उसकी सुरक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो सड़क पे चले तो सामने वाला यह जान जाए कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ रही है, अगर उसके पीछे किसी को सुरक्षा मिल रही है तो कोई विशेष व्यक्ति है। नहीं, और मंत्रियों को क्या कहते हैं, बहुत प्रकार के ये क्या कहते हैं सुविधा इसलिए दी जाती है कि उनकी सुरक्षा हो सके, क्योंकि ये देश को, शासन व्यवस्था को चलाने के वो एक महत्वपूर्ण अंग है, तो उनका सुरक्षा हमारे देश का कर्तव्य है। नहीं। 6 नंबर, व्याख्या करें। सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दरकार है। तो इस तरह प्रकार का जब प्रश्न हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं, पहले पाठ का परिचय देते हैं, फिर कवि का परिचय देते हैं, उसके बाद पंक्ति का भाव बताते हैं, कविता के मुख्य भाव को बताते हुए। सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दरकार है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक रुको बच्चों कविता से ली गई है, जिसके कवि राजेश जोशी जी हैं। यह पंक्ति, इस कविता के माध्यम से कवि हमारी जो शासन व्यवस्था की मुख्य कार्य प्रणाली है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों पे वो कटाक्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं, हमें संकेत दे रहे हैं कि अगर यही व्यवस्था रही तो हमारा जो देश है गर्त में चला जाएगा। नहीं, उसी क्रम में ये बात जो आई है मंत्री के रूप में आई है, मंत्री पे व्यंग करते हुए यह पंक्ति आई है कि क्या कहते हैं, जो मंत्री होते हैं उनके आगे आगे पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई रहती है और उनकी गाड़ी तेज गति से चलती है। ऐसा लगता है कि वह मतलब कि उसे सुरक्षा की आवश्यकता है, तो यहाँ पर वह सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, मंत्रियों को सुरक्षा दी जाती है ताकि क्या कहते हैं उनका कोई नुकसान ना कर सके, क्योंकि देश के वो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यंग्य स्वरूप कवि कह रहे हैं कि सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दरकार है, यानी तेजी से चलना उनका ऐसा लग रहा है कि अपनी सुरक्षा का वह दुरुपयोग कर रहे हैं, अंधी रफ्तार में दौड़े जा रहे हैं, काम के प्रति नहीं, भागते फिर रहे हैं, कहीं जो गलतियाँ वो कर रहे हैं, वह जो अराजकता कर रहे हैं उसके बारे में कोई पूछ ना ले कि ये कैसे हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद इसीलिए वह भागते हुए, मतलब अंधी रफ्तार में भागते रहते हैं और सुरक्षा का कवच लगाए रहते हैं। ठीक है। ख नंबर,
कई बार तो पेशी दर पेशी चक्कर पर चक्कर काटते ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है आदमी। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक रुको बच्चों कविता से ली गई है, जिसके कवि राजेश जोशी जी हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि शासन व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं, जो शासन व्यवस्था की प्रमुख कार्यप्रणाली है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उस पर व्यंग करते हुए वह हमें संकेत दे रहे हैं कि आज इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार और अराजकता फैली हुई है। यह जो पंक्ति आई है उसी क्रम में आई है न्यायपालिका के व्यंग के रूप में, कि आज न्यायपालिका की स्थिति ऐसी है, न्यायाधीशों की, जजों की स्थिति ऐसी है, अदालतों की स्थिति ऐसी है कि एक बार जो मुकदमा वहाँ फंस जाए, लटक जाए, तो वह कितने कितने पेशी की पेशी होती रहती है, डेट्स पे डेट पड़ते रहते हैं, लेकिन उसे फैसला नहीं मिलता और क्या कहते चक्कर काटते काटते आदमी मौत को पहुंच जाता है। ऊपर की अदालत का मतलब क्या है? मौत हो जाना, मृत्यु हो जाना। ऊपर की अदालत यानी मृत्यु हो जाती है, आकाश में पहुंच जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है आदमी और उसे फैसला नहीं मिलता। ठीक है, इसी तरफ हमारा संकेत कर रहे हैं। 7वां, लेकिन नारा लगाने या सेमिनारों में बोलने के लिए होते हैं ऐसे वाक्य। कौन से वाक्य? उदाहरण देकर बतलाइए। तो हमने कविता की पंक्तियों में देखा कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है। यह सब बातें कहने के लिए है कि कहाँ पर? नारा लगाने के लिए है। कहाँ पर? बोलने के लिए है, सेमिनारों में और भीड़ भाड़ में। इस काम से उसे कोई मतलब नहीं है। ये वाक्य इस क्रम में बोले गए हैं कविता के माध्यम से। ठीक है। घटनास्थल 8 नंबर, घटनास्थल पर बाद में कौन पहुंचता है और क्यों? यहाँ पर व्यंग स्वरूप यह बात कही गई है। यह प्रस्तुत पंक्ति, ये जो क्रम है, ये जो घटना है हमारे रुको बच्चों कविता के में दी गई है कि घटनास्थल पर कौन बाद में पहुंचता है? पुलिस पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि वह अपने काम में बहुत ढीला है, उसे अपने काम से कोई मतलब नहीं है, वह सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग करता है, अपने खाली रौब दिखाने के लिए वह यह पुलिस की नौकरी करता है। उसे घटनास्थल में क्या हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। आजकल यही रूप कहीं ना कहीं दिख रहा है और लगभग बहुत जगह दिख रहा है। तो उसी की तरफ संकेत करते हुए वह पुलिस पर कटाक्ष कर रहे हैं कवि। नम्मा, तेज रफ्तार से जाने वालों पर कवि की क्या टिप्पणी है? तेज रफ्तार से क्या कहते हैं जाने के बारे में कवि क्या कहते हैं कि तेज रफ्तार से गाड़ियों को गुजर जाने दो। ये बात किसके बारे में कही गई है? उन विभागीय लोगों के बारे में जो तेजी से कार में बैठ के चलते हैं, अपना रौब दिखाते हैं, उसे कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है। वो अपने कार्यालय में 10 बजे 12 बजे कभी कभी उसके बाद भी पहुंचते हैं। उसे काम ख़त्म करने की जल्दी नहीं है। नहीं, वो तेज रफ्तार से कार में जाता है, उसे कहीं नहीं पहुंचना है। और नेता के बारे में भी तेज रफ्तार से जाने की वह बात कहते हैं ताकि वह आम जनता से भाग सके। वह जो क्या कहते हैं वसूली करता है या जो दुरुपयोग करता है अपने पद का, अपने चीज़ों का, सब कुछ वह जितने आम जनता के लिए जो चीज़ें हैं खुद डकार जाता है, तो कोई जनता उससे पूछ ना बैठे, इसीलिए वह तेज़ रफ्तार में भागता है। और तेज़ रफ्तार के बारे में, पुलिस के बारे में भी कहा गया है कि तेज़ रफ्तार से चलना उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। नहीं, लेकिन वह उसके लिए है ताकि वह अपराधियों को सही रूप में पकड़ सके। लेकिन वह तेज रफ्तार से सिर्फ चलता इसलिए है कि उसे रौब दिखाना है, उसे जनता पर रौब दिखाना है। ठीक है, इस प्रकार की टिप्पणी कवि कर रहे हैं। 10 नंबर, कविता में बच्चों को किस बात की सीख दी गई है और क्यों? तो कविता में हमने देखा बच्चों को इस बात की सीख दी गई है कि तुम्हारी जो शासन व्यवस्था है, हमें संविधान का ज्ञान होना चाहिए। हमारी जो शासन व्यवस्था है, जो मुख्य अंग हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इसी पर देश की प्रगति टिकी हुई है, इसी से हमारा देश चलता है। और लेकिन इसमें क्या हो गई है? भ्रष्टाचार, अराजकता का रूप दिखाई पड़ रहा है। कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है। अगर यही स्थिति रही तो हमारा देश गर्त में चला जाएगा और आप जो भविष्य है, आप भविष्य हैं, वह आपका क्या हो जाएगा? अंधेरे में चला जाएगा। नहीं
तो यही सीख दी जा रही है, इन सब बातों को देखो, समझो और सचेत हो जाओ, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है तुम्हारे कंधों पर होगा। अगर यही व्यवस्था रही तो आने वाला भविष्य तुम्हारा क्या हो जाएगा? अंधकारमय हो जाएगा। ठीक है, आगे कविता के आसपास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करने हैं, इसको ज़रूर करिएगा। अब मैं अब सीधे चलती हूँ भाषा की बात, ग्रामर पोर्शन में। उद्गम की दृष्टि से शब्द भेद पहचानिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको ग्रामर पोर्शन में बता भी चुकी हूँ। 5 भेद हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो आपको इन शब्दों में पहचानना है कि कौन सा शब्द ये है। ठीक है, तो ये उसकी पूरी जानकारी आपको मैंने ग्रामर पोर्शन में बताई हुई है, तो आप देखकर समझ जाएं। तो सड़क, सड़क क्या है हमारा? ये तत्सम शब्द है। रफ्तार, यह हमारा क्या है? विदेशज शब्द है। नहीं, ये उर्दू का शब्द है। कार, कार ये मेरा क्या है? विदेशज शब्द है, क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है। अफसर हमारा विदेशज शब्द है, क्योंकि ये इंग्लिश का शब्द है। बारह ये हमारा तत्सम रूप है। तत्सम क्या होता है? तद्भव रूप है। 12 मेरा क्या है? तद्भव रूप है। सड़क हमारा तद्भव रूप है। मैं तत्सम बोल गई थी। यानी जो संस्कृत का शब्द हम डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग करते हैं वह हमारा तत्सम होता है, और जो रूप बदल के हम करते हैं वह मेरा तद्भव होता है। नहीं, तो यहाँ पर रूप बदल के किया गया है। न्यायाधीश यह हमारा विदेशज शब्द है, क्योंकि इसका प्रयोग फारसी में होता है। खिसकता, खिसकता क्या है? हमारा तत्सम शब्द है। फाइल अंग्रेजी का शब्द है, तो यह मेरा विदेशज शब्द है। नारा तद्भव शब्द है। अवहेलना, अवहेलना मेरा विदेशज शब्द है, क्योंकि दूसरी भाषा से लिया गया है। ठीक है, दूसरा, वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। यानी वाक्य के माध्यम से आपको बताना है कि यह स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है। न्याय, उसे न्याय मिल गया, यानी पुल्लिंग है। अदालत, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, यानी स्त्रीलिंग है ये। घटना घट रही है, आजकल लगातार घटना घट रही है, यानी यह स्त्रीलिंग रूप है। उसकी गाड़ी नई है। ठीक है। भय, उसे भय हो रहा है, उसे शेर का भय हो रहा है, पुल्लिंग है। सुरक्षा, आजकल बच्चों को सुरक्षा की आवश्यकता है, की आवश्यकता, यानी स्त्रीलिंग है। ठीक है। कारक चिन्ह स्पष्ट करें, तो यहाँ पर कारक चिन्ह स्पष्ट करें जिसमें आपको मैंने कारक बताया हुआ है। कारक के कितने चिन्ह होते हैं? 7 चिन्ह होते हैं। संबोधन में हे हो अरे चिन्ह होता है। आपको यहाँ पर कारक के जो चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से नहीं, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे, तो उस चिन्हों को जानना है आपको। गति से यहाँ पर तेज गति से चिन्ह है। वो पैदल चले या कार में नहीं, उसे कहीं पहुँचने की कोई जल्दी नहीं, की नहीं। तेज चाल से उसके परीक्षण का हिस्सा है। कहने को कहा जाता है कि, न्याय की और में, यह क्या है? हमारा कारक चिन्ह है। स्पष्ट हो गया। पदक्रम व्यवस्थित करें, यह जो है कविता की जो पंक्तियां हैं उसे सीधी करके आपको लिखना है। सड़क करने से रुको पहले पार, तो क्या होगा? सड़क पार करने से पहले रुको। ठीक है। निकल न्यायाधीश, यानी उल्टा पुल्टा शब्द दिया गया है, आपको उसको व्यवस्थित करना है कविता के माध्यम से। ठीक है। क ख ग घ अंग, यह उसी रूप में है, आपको करना है। 5वां संबंध बताइए। रफ्तार, रफ्तार किसे कहेंगे? तेज रफ्तार। रफ्तार का संबंध किससे? तेज से। विभाग, अफसर, ये दिया ही हुआ है। फाइल, टेबल पे पड़ी रहती है, इस कविता के माध्यम से। मुकदमा कहाँ होता है? अदालत में। गति किस में होती है? गाड़ी में। ठीक है। तो ये आपका प्रश्न अभ्यास भी समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर एक नए चैप्टर के साथ मैं हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।